जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम जबरदस्त होंगे। मुकेश कराटे, अनिल कुमार ताइक्वांडो जूडो, नवीन सर का चेला नवीन, विवेक यादव, सूरज सिंह क्रिकविक बीएसएफ फौजी, सुनील, मनोज राणा नवीन सर का छात्र, नवीन सर की छोटी बहन सपना कुमारी, अनुष्ठ, विवेक राजस्थानी बॉय, इन दीपक नोब, मिथिलेश, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चे, जीएस के इस प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 में एक नई शुरुआत हमने जीएस में की और फिर से हम चीज़ों को एकदम आधार से पढ़ते हुए शुरू कर रहे थे। और आज का उसी सीरीज का पहला प्रश्न, ठीक है। और पहला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। जो एक पाली कैनन लिखा गया वो किस धर्म का एक मूल ग्रंथ है, ठीक है। तो बोलेंगे भैया पारसी धर्म का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है या ताओ धर्म का है। तो क्या बोलेंगे? आंसर आता हुआ बच्चों का विकल्प सी। और आप लोग पाली से ही समझ गए होंगे, किससे? पाली कानन। अगर हम पाली कैनन की बात करते तो पाली भाषा में लिखा गया। तो पाली कानन मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? ये त्रिपिटक को ही कहा जाता है। किसको? त्रिपिटक को कहते हैं। त्रिपिटक के बारे में जानते हो? यस और नो। कौन सी शाखा बौद्ध की? थेरवाद शाखा का ज्ञान है इसका। थेरवाद शाखा के बारे में ये बताता है। और जब आपको पता हो महात्मा बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, तो क्वेश्चन है मेरा आपसे, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण जब प्राप्त हुआ तो उनके परिनिर्वाण के प्यारे बच्चे 3 महीने बाद इसकी रचना की गई थी। परिनिर्वाण के कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि परिनिर्वाण कब हुआ था, यानी जो महात्मा बुद्ध थे हमारे, वो कब आपके प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं दिवंगत हो गए या उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो क्या बोलेंगे भैया जी? जब पहली बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में, यहीं पर हुई थी ना पहली बौद्ध संगति। और पहली के बाद में दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 बीसी में। तीसरी कब हुई थी प्यारे बच्चे? 255 बीसी में। और चौथी हुई थी आपकी पहली शताब्दी में। कब हुई थी? पहली सेंचुरी में हुई थी। जानते हैं ये सब बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम पारसी धर्म की बात करते हैं प्यारे बच्चे, इसका जो ग्रंथ है उसका नाम है जिंदा अवेस्ता। कभी आपसे पूछा जाए कि पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे जिंदा अवेस्ता है भैया जी। कौन सा है? जिंदा अवेस्ता है, ठीक है। जैन धर्म के लिए आपके लिए क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। ताओ धर्म कहाँ का है? ये चाइना का एक धर्म है। दरअसल में ये सिर्फ क्या है, एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। ताओ धर्म कुछ मतलब आपकी एजुकेशन है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भी आगे आएंगे। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? और आज की क्लास में प्यारे बच्चे आप जैन धर्म तक का पढ़ चुके हैं। तो जैन धर्म के आप मुझे बताएंगे कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? आप कहेंगे भैया जी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। और इन 24 तीर्थंकर के बारे में कौन सी पुस्तक बताती है? फटाफट से बताएंगे। कौन सी बुक है जिसमें 24 तीर्थंकरों के बारे में लिखा है? तो आप कहेंगे भैया जी उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र को किसने लिखा है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे भद्र बाहु ने लिखा है, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर हुए हमारे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो क्या बोलेंगे? क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। ऑर्गन तो आपका बायोलॉजी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग, ठीक है। इंग्लिश में भी अंग ही बोलेंगे, ऑर्गन कहना सही नहीं होगा। क्या बोलेंगे? अंग कहते हैं। टोटल अगर हम बात करते हैं जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या? जैन साहित्य को भैया जी आगम कहा जाता है। आगम। आगम जिनकी संख्या कितनी है? टोटल 46 बताई गई है। कितनी बताई गई है? कुल मिलाकर के 46 बनते हैं। फिर उसको बांटा गया है। उसको बांटा किस तरह से गया है प्यारे बच्चे? अंग बताए हैं इसमें 12, याद रख लेना, अंग 12 हैं। उप अंग, अंगों को समझने के लिए ये भी 12 हैं। और प्रकीर्ण की बात करते हैं हम, जिसको पैन्ना भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा। पैन्ना। पैन्ना की संख्या कितनी बताई गई है? सॉरी, पैन्ना की संख्या कितनी बताई गई है? तो आप कहेंगे 10 बताई गई है। छेद सूत्र कितने हैं? छेद सूत्र 6 से छेद और 6 से 6 ही आएगा। 4 बताए गए हैं प्यारे बच्चे आपका मूल सूत्र। 4 क्या बताए गए हैं? मूल सूत्र। एक है आपका अनुयोग सूत्र। क्या बोलेंगे?
अनुयोग सूत्र है और एक है हमारा नंदी सूत्र। क्या बोलेंगे? नंदी सूत्र। तो इनको गिनेंगे तो आप कितने बैठेंगे? टोटल 40 बैठेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? टोटल कितने होंगे भैया जी? 46 गिनेंगे। 12 12 24 10 34 6 40 और 4 44 2 46। आंखें बंद करें और बोलें 12 अंग 12 उपांग, प्रकीर्ण कितने हैं? 10, छेद सूत्र कितने हैं? 6, और भैया मूल सूत्र कितने हैं भैया जी? 4 हैं। एक नंदी सूत्र है, एक अनुयोग सूत्र है। तो कुल मिलाकर के ये 46 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 46 भैया जी ये हो जाते हैं। अच्छा, अब आप बौद्ध धर्म पढ़ चुके, एक बार थम्स अप करें। जैन धर्म आप पढ़ चुके, एक बार थम्स अप करें। हाँ जी, सभी पढ़ते आ रहे होंगे। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो भी एक बार थम्स अप करें। ठीक है, जैन धर्म समझना। अब इनके बीच का एक अंतर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिसको भाषा बना करके वो देता है। तो याद रख लेना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आसान सी भाषा, सब कुछ समान है। पहले बोलो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सब कुछ समान है। पहले इतनी बात समझे। लेकिन जब बात आएगी आत्मा की, किसकी बात आएगी? आत्मा की बात आएगी, तो बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, लेकिन जैन लोग क्या करते हैं? आत्मा में विश्वास रखते हैं। बाकी सब जगह ये बराबर हैं। एक अंतर क्या है कि जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का यहां पर बताया गया है मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। ठीक है, और प्यारे बच्चे यहां मोक्ष, मुक्ति को पाने का जो मार्ग बताया गया है, यहां है मोक्ष का कठिन मार्ग। जैन लोग बोलते हैं कि आपको इस मार्ग पर अपनी जान भी देनी पड़ जाए मोक्ष के लिए तो दे देना। ठीक है, जान भी देनी पड़ जाए तो आप लोग दे देना। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात के लिए? तो प्यारे बच्चे ये अंतर हैं। अब बाकी सब जगह क्या है? बराबर है। अब ध्यान से देख लेना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं प्यारे बच्चे, आंसर देना कि पुनर्जन्म को ये दोनों मानते हैं या नहीं मानते? यस और नो। मैं आपसे बोलूं रीबर्थ की बात, पुनर्जन्म की बात, तो पुनर्जन्म में ये दोनों धर्म विश्वास रखेंगे? यस और नो बोलेंगे एक बार फटाफट से। तो मैंने क्या बोला? ये दो अंतर हैं, बाकी जगह ये लोग क्या हैं? समान हैं। बाकी जगह ये लोग क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। चाहे वो पुनर्जन्म की बात हो, चाहे वो अहिंसा की बात हो, चाहे वो मोक्ष, मोक्ष की तो मैं आपको बता चुका, चाहे वो कर्म कांडों की बात हो, कर्म कांड में भी ये विश्वास नहीं रखते, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो उद्देशिका है, प्रिएम्बल है, को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? ठीक है, राजनीतिक कुंडली बताया है। जैसे कुंडली देख लेते हैं ना पंडित जी, तो कुंडली देख के बता देते हैं सब कुछ। ऐसे ही कि अगर हमारी प्रस्तावना को कोई देखे, हमारी प्रिएम्बल को कोई पढ़े, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया जी ये कहा था के एम मुंशी जी ने। क्या बोलेंगे? ये के एम मुंशी जी ने कहा था। ये बात याद रख लेना। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, एन ए पालकी वाला मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया, इन्होंने क्या बोला था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। क्या बोला था? संविधान का परिचय पत्र कहा था। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा जिसका मोस्ट ऑफ तुम बच्चे गलत आंसर जानते हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, देखना प्यारे बच्चे, कि जो प्रस्तावना है, क्या बोलेंगे? जो प्रस्तावना है आपकी, प्रिएम्बल है, इस प्रिएम्बल को किसने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा? तो समझ के उत्तर देना। नहीं पता है? और अंबेडकर जी उत्तर नहीं देंगे, अंबेडकर जी उत्तर नहीं देंगे, मुझे पता है आप वही लिखेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? किसको पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं प्रस्तावना को, प्री एम्बल को किसने कहा है? बोलेंगे भैया नेहरू जी ने कहा है। बहुत बढ़िया, अजीत सिंह रहाणे जी के लिए एक बार ताली बजा दी जाए। मेरे इस दोस्त के लिए इस भरी भीड़ में सबसे शानदार उत्तर दिया है। ऊपर एक बच्चा और था, एक और बच्चा नहीं, वही फिर से वही है, अजीत सिंह रहाणे। मेरे दोस्त आजिक्य रहाणे भी तुमने पीछे छोड़ दिया। ये कहा है ठाकुर दास भार्गव जी ने। किसने? ठाकुर दास, क्या बोलेंगे? ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। अरे भैया
भीमराव अंबेडकर जी ने तो आर्टिकल 32 के ऊपर स्टेटमेंट दिया है। किसके ऊपर? आर्टिकल 32 के ऊपर स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, प्रस्तावना के ऊपर नहीं। क्या बोलोगे? ठाकुर दास भार्गव थे। ठीक है, बहुत खूब मेरे दोस्त, बहुत शानदार। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कुछ पूछूं तो याद है मैंने क्या बताया था? न्याय कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? बोलेंगे एक बार, कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय बताए थे मैंने आपको। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। बच्चे, मैंने आपको स्वतंत्रता कितनी बताई थी? 5 बताई थी। याद है ना सब कुछ? वेरी गुड। आगे आएंगे। 3 प्रकार के न्याय हम बात कर चुके थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा, तो मौलिक अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स है इनको आप हमेशा एफआर बोलते रहना। एफआर कहां से लिए गए हैं? हमारे यूएसए से लिए गए हैं। कहां से? एफआर को कहां से लिया गया है? वो संयुक्त राष्ट्र, क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कोई दिक्कत इस बात में? रूस से जानते हैं आप क्या लिया गया है? अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं आपसे किसकी? यूएसए की, कि यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, तो यूएसए से हमने कभी मत भूलना राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। याद करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि जो इम्पीचमेंट लगता है राष्ट्रपति पर, मैं राष्ट्रपति जी के सारे अनुच्छेद आपको याद करा दूंगा एक ही मिनट में। ये आर्टिकल 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? वाइस प्रेसिडेंट का। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? ठीक है। न्यायिक समीक्षा को हमने कहां से लिया है? बहुत पूछा जाता है। न्यायिक समीक्षा को प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण मार्क करना। न्यायिक समीक्षा होता क्या है भैया? तो ये जुडिशियल रिव्यू है। कोर्ट ने अपना कोई निर्णय सुना दिया, उसके बाद भी प्यारे बच्चे उस पर क्या हो सकता है? आपका फिर से उसका रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से लिया है? कि न्यायपालिका फ्री है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी के अधीन कार्य नहीं करेगी। न्यायपालिका स्वतंत्र होने का हमने यहां से लिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं आपके, जो न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ये हमने प्यारे बच्चे कहां से लिया है? आपका यूएसए से लिया है। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है। अब बात पर आते हैं सोवियत रूस की बात पर। रूस से हमने लिया है प्यारे बच्चे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से क्या मतलब है मेरा? मौलिक कर्तव्य। भाई, हमारे साथ कौन सा देश है जो अपने कर्तव्य को निभाता है? वो रूस है जी, रूस है। अपने अधिकारों की बात के लिए दुनिया में कौन लड़ता रहता है? ये मेरा हर चीज पर अधिकार जताता है अमेरिका। क्या बोलेंगे? अमेरिका। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं हमने यहां से। और प्यारे बच्चे, जो प्रस्तावना में 3 न्याय है ना, प्रस्तावना में जो 3 न्याय की बात मैंने आपको बताई थी, कौन कौन से? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, वो भी कहां से लिए गए हैं? हमारे सोवियत संघ से ही लिए गए हैं। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें प्यारे बच्चे, तो यहां से क्या लिया है हमने? एकल नागरिकता। क्या बोलेंगे? एकल नागरिकता भैया जी हमने ली है, एकल नागरिकता। ठीक है। एकल नागरिकता, मुझे बताएं, जो नागरिकता है उसके मैंने आपको पढ़ाए बच्चे आर्टिकल 5 से 11 तक, कोई भी बता सकते हो? बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? पहले इतनी बात बताओ, आप लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जरा, और आप लोग विचार करना क्या आपको बताया गया था। मैं पूछूं, जो आपका नागरिकता का बने रहना है, नागरिकता की जो निरंतरता है, वो किस आर्टिकल में बताया गया है? बोलेंगे भी फटाफट से। नागरिकता का बने रहना, नागरिकता की जो निरंतरता है, वो एक ही बात है, इसको किस में बताया गया है? एक बार फटाफट से आंसर कर देंगे सारे बच्चे, तब मैं समझूंगा कि आप लोगों को पता है। और खुद ही सोचना गलत बताया या सही बताया। ठीक है। 2 सदन, 2 सदन समझते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा को हमने कहां से लिया कॉन्सेप्ट? ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया। अब बात आते हैं आयरलैंड पर। ठीक है। क्या बोलेंगे? आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है प्यारे बच्चे? आयरलैंड के आयरिश संविधान से हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ली है प्यारे बच्चे, समझना। अभी हमारा जो ये टॉपिक था हमारा किसका? मौलिक अधिकार का। तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे आने वाले 1-2 दिन हम मौलिक अधिकार से बनने वाले सारे प्रश्नों को कर रहे होंगे। बेसिक बात क्या है?
बेसिक बात है कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? आप कहेंगे भैया मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। क्या बोलेंगे? 6 है। ये भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और भाग 3 में क्या बोलेंगे? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनको बताया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ऐसे ही प्यारे बच्चे आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति निदेशक तत्व। क्या लिए हैं? नीति निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्व से हमारा क्या मतलब है? ये है हमारे प्यारे बच्चे डीपीएसपी। क्या बोलते हैं इसको? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड, क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड बोलेंगे भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, क्या बोलेंगे? स्टेट एंड। फटाफट से बोले कौन बच्चा डीपीएसपी के नाम को पूरा कर पाएगा? तो ये क्या है? आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। बहुत बढ़िया, एक बार बोलेंगे फटाफट से। बहुत शानदार। भाग 3 के बारे में बात करते रहेंगे हम, धीरे 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 बात करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, बहुत बढ़िया भैया। तो डीपीएसपी किस में आएंगे? हमारे हमेशा भाग 4 में आएंगे और भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51। तो क्या बोलोगे? डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है? ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा मुझे बताएं, आयरलैंड के संविधान के किस अनुच्छेद से? आयरलैंड के संविधान को हम बोलते हैं आयरिश संविधान। आयरिश संविधान के किस अनुच्छेद से हमने इसको लिया है? कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा आर्टिकल है आयरिश संविधान का? तो क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 45 से भैया जी हमने इनको लिया है। कौन से? हमारे यहां का अनुच्छेद 45 नहीं, आयरलैंड के संविधान का अनुच्छेद 45 से हमने इसको लिया है। और क्या बात करेंगे हम? डीपीएसपी समझ में आया। नंबर 1 हमने नीति निदेशक तत्व ले लिया। दूसरा प्यारे बच्चे, राज्यसभा में 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। और तीसरा हमने लिया है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति महोदय के चुनाव की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? और प्यारे बच्चे पहली जो हमारी लगभग 6-7 क्लास होंगी इस प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें शायद हम आर्टिकल 50 तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। और याद रख लेना आर्टिकल 50 तक पहुंचते पहुंचते इसी क्लास से एक प्रश्न आपका निश्चित हो जाएगा एसएससी जीडी के लिए। चाहे किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो, किसी भी पाली में हो, प्रश्न मिलेगा। तो राज्यसभा में 12 सदस्य कौन पहुंचाता है? ये प्रेसिडेंट साहब। क्या बोलोगे? ये टोटल 250 अधिकतम सदस्य होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में कौन पहुंचाएगा 12 सदस्य? वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, मौलिक अधिकारों की बात करें प्यारे बच्चे, हम क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार भैया भाग 3 में बताए गए हैं, जिनको भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यानी कि आदेश, कानून को कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर आएंगे प्यारे बच्चे। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, बोले भैया महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। अंजनेरी, कलसूबाई शिखर, तारामती, सलहेर। और एक बार थम्स अप करना, जितनी आपने अब तक प्यारे बच्चे 3 क्लास की हैं उन तीनों क्लास का एक एक शब्द आपके मस्तिष्क में उतरा हुआ है। एक बार प्लीज प्रॉमिस कर दो, एक बार कह दो भैया एक एक अक्षर याद है, एक एक अक्षर कुछ पूछ के तो देखो। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे तुम्हारा, बस। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या बोलोगे? महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई शिखर है। 1646 मीटर ऊंचाई है इसकी, 1646 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें प्यारे बच्चे, तो याद रख लेना कौन? केटू। केटू क्या कहेंगे? 8611 मीटर है। केटू किधर है? ये कराकोरम रेंज है ना, जो कराकोरम रेंज है या बोले जो कराकोरम श्रेणी है उसमें मौजूद है। केटू को प्यारे बच्चे क्या किस नाम से जानते हैं? सैवेज पर्वत किस चोटी को कहा जाता है? सैवेज पर्वत केटू को कहा जाता है। पर्वतों का राजा किसको कहा जाता है? पर्वतों का राजा तो आप कहेंगे वो केटू है। केटू को ही हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भैया जी इसको हम कहते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको हम? गॉडविन ऑस्टिन हम इसको कहते हैं। प्यारे बच्चे, दूसरी ऊंची चोटी की बात अगर हम करें, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है हमारी? वो कंचनजंगा है। अब मुझे बताओ कंचनजंगा की हाइट कितनी है फटाफट से। कंचनजंगा कहाँ है प्यारे बच्चे? ये सिक्किम और आपका नेपाल बॉर्डर पर है, नेपाल बॉर्डर पर है। और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं K2 की, तो ये किधर है? आपका जो पीओके वाला एरिया है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको इस ना पाकिस्तान ने क्या बोलते हैं, गलत तरीके से अपने हिस्से में हड़प रखा है। उस पीओके, यहीं रहेगी तुम्हारी पोस्टिंग मेरे दोस्त, यहीं तुम भारत का कवच बनोगे जो पहुंचेगा उस बॉर्डर पर। क्या बोलेंगे? पीओके। तो प्यारे बच्चे ये आपका K2 इस एरिया में है, और सिक्किम और नेपाल एरिया में है कंचनजंगा। याद रख लेना, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और प्यारे बच्चे क्या पूछता है, K2 का अर्थ क्या है, या सॉरी कंचनजंगा का अर्थ क्या है? कंचनजंगा, एसएससी जेई ने क्वेश्चन पूछा कि कंचनजंगा का अर्थ क्या है, तो लिखना क्या बोलोगे भैया? 5 खजाने, 5 खजाने बर्फ के। क्या बोलेंगे? कंचनजंगा का अर्थ क्या होता है? 5 खजाने बर्फ के। एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तीसरा प्यारे बच्चे, नंदा देवी याद रखो। क्या बोलेंगे? भारत की बता रहा हूं मैं आपको। नंदा देवी 7816 मीटर पर। क्यों भैया, इसको क्यों याद करा रहे हो? सुनो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने एमटीएस में इसी साल। क्या क्वेश्चन पूछा? भारतीय मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी। भैया समझ में नहीं आई ये वाली लाइन कुछ। भारतीय मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी, भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या समझ नहीं आया भैया? समझ में भैया जी ये नहीं आया, ये क्या बात है? भारत की मुख्य भूमि। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको एक बात बताई, एक बात बताई मैंने कि ये किधर है आपका K2, पाकिस्तान वाले पीओके में। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे आपका सिक्किम और नेपाल वाले में, यहां कौन सा हो गया आपका? कंचनजंगा। यानी इसकी नेपाल में प्रेजेंस है और इसकी पाकिस्तान में। लेकिन नंदा देवी अकेला ऐसा है जो भारत की मुख्य भूमि में शामिल है सिर्फ और सिर्फ, और कहां? आपका उत्तराखंड में। क्या बोलोगे? उत्तराखंड में। तो कभी भी पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? नंदा देवी आएगा। क्या आएगा? नंदा देवी आएगा। क्योंकि आप कहेंगे भैया K2 को क्यों नहीं मानते? क्योंकि K2 पर दावा है दोनों देशों का, इसलिए एसएससी ने उत्तर नहीं माना। और दावा किस किस का? भारत अपने क्षेत्र में बताता है, पाकिस्तान कहता हमारी सबसे ऊंची चोटी K2 है, क्योंकि उनकी सीमा में भी जा रही है। ठीक है तो उनका नहीं, नालायक तरीके से वो बोल रहे हैं, छीन लेंगे एक दिन। कहां पहुंचेंगे एक दिन सेनाएं मेरे दोस्त? ये हमारी सेनाएं। आपको याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि मुझको ये तिरंगा लाहौर में चाहिए, और सेना ने अगले दिन तिरंगा कहां पहुंचा दिया? लाहौर में। ये ताशकंद समझौते से सब कुछ वापस हुआ, और नहीं तो ये भारत की जो सेना है ना मेरे दोस्त, ये कुछ भी पलट सकती है। अगले, अब बात आती है, मैंने बोला सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र की कलसूबाई मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ राज्यों की बता रहा हूं। कर्नाटक, कर्नाटक की है प्यारे बच्चे मुलायनगिरी। और याद रख लेना, आगे कभी भी पूछूं तो बताओगे। क्या बोलोगे? कर्नाटक की ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटक। महाराष्ट्र की बोल रहे थे ना, महाराष्ट्र का पड़ोसी कर्नाटक हो गया, जैसे गोवा हो गया महाराष्ट्र का पड़ोसी संसोगोर। क्या बोलेंगे? संसोगोर। देखो कर्नाटक मुलायम के लिए, कर्नाटक नाटक कर रहा है मुलायम के लिए। गोवा संसोंगोर, मैं तुम्हारे संसोंगोर से सुनूंगा। कहां जाके? गोवा जाके। GO से याद कर लो, GO इसमें भी आता है, GO गोवा में। उड़ीसा की पूछे प्यारे बच्चे कभी भी लिखना, हाईएस्ट पीक है देवमाली। क्या बोलोगे? देवमाली हाईएस्ट पीक है। मध्य प्रदेश, घर के आंगन में बीच में ही तो आती है धूप बढ़िया, तो धूपगढ़ कहां की है? ये मध्य, घर का आंगन जो बीच में खुला हुआ उसमें आएगी प्यारे बच्चे। तो MP की क्या है? धूपगढ़ है। बिहार की क्या है? बिहार। बिहा कब होएगा तुम्हारा? जब तुम्हारे कोई फोर्ट होएगा, सोमवार को होएगा तुम्हारा बिहा, सोमेश्वर फोर्ट बोलते हैं।
कब होगा तुम्हारा ब्याह? ब्याह जानते हो ना, शादी, मैरिज। तो ब्याह कब होगा तुम्हारा? जब तुम्हारे पास कोई फोर्ट है और ये अकेली ऊंची चोटी है जिसके नाम में फोर्ट आता है। तो क्या बोलेंगे? सोमेश्वर फोर्ट कहाँ है? ये बिहार में है। क्या बोलेंगे? किसमें है? आपका बिहार में है। राजस्थान में प्यारे बच्चे पूछे तो लिखना गुरु शिखर। क्या बोलेंगे? सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर है, जिसकी हाइट बहुत पूछी जाती है, 1722 मीटर। क्या मैंने ये सही लिख दिया? और उत्तर प्रदेश की प्यारे बच्चे असमोत चोटी है। कौन सी? असमोत पीक कहाँ की है? ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, आगे चलेंगे भैया। नेक्स्ट है, काई नरेम जलप्रपात राज्य में स्थित है। बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा है काई नरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, मिजोरम में, केरल में, या फिर असम में? काई नरेम सातवां ऊंचा जलप्रपात है, ये भारत का। कहां पर है? मेघालय में। मेघालय में जानते हो, जहां गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, चेरापूंजी वाले इलाके से साइड में क्या है? आपका काई नरेम है। मेघालय के जलप्रपात आपसे पूछे प्यारे बच्चे, याद रख लेना, वेनिया। इसी बार एमटीएस में पूछा गया। ठीक है, एसएससी एमटीएस ने पूछा वेनिया जलप्रपात। ठीक है, डेंथलेन, क्या बोलेंगे? डेंथलेन हमको याद रख लेना है। एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में है? एलिफेंट। और प्यारे बच्चे स्वीट वाटरफॉल, क्या बोलोगे? स्वीट वाटरफॉल हमारा किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे? वेनिया, डेंथलेन, स्वीट हो गया, एलिफेंट हो गया, और साथ में आपका काइनरेम। ये कहां पर है हमारे? हम कहेंगे भैया जी ये है हमारे कहां पर? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना। नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा, प्यारे बच्चे, जलप्रपात से बनने वाला एक एक क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपकी उंगलियों पर होगा। क्या बोलोगे? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो वाटरफॉल है, और क्या है? वाटरफॉल में भी बोल रहा है आपका सबसे ऊंचा। ठीक है, एक मैं पूछ रहा हूं आपको, भारत का सबसे चौड़ा जलपात जिसकी ब्रेथ सबसे ज्यादा है। तीसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत का सबसे ज्यादा आयतन जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, और चौथा आप लोग मुझे जोग जलप्रपात के बारे में कुछ बताएंगे। जो जोग वाटरफॉल है उसके बारे में आप मुझे कुछ बताओगे। ठीक है, तो बोले भैया उसके बारे में आप मुझको कुछ बताओगे। देखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कुछ जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ नोकी कल्हाई। वो भी क्या है? वो वर्ल्ड डेटाबेस के अनुसार है, भारतीय डेटाबेस के अनुसार नहीं है। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्या लिख करके आएंगे? कुंचिकल। और कुंचिकल से दोनों ही क्वेश्चन पूछे हैं प्यारे बच्चे। मीटर में इसकी हाइट कितनी? 455 मीटर। और प्यारे बच्चे अगर बात करें फीट में भी, इस बार एसएससी जेई ने पूछा, 1493 फीट। ये है कहाँ कुंचिकल? ये कर्नाटक के सिगोमा डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें है? कर्नाटक के सिगोमा जिले में है प्यारे बच्चे। और नदी कौन सी है? वाराही नदी पर है। किस पर है? वाराही रिवर जो है उस पर स्थित है हमारा कुंचिकल, याद रखेंगे। सबसे चौड़ा क्या बोलोगे? चित्रकूट। क्या बोलेंगे? चित्रकूट। एक बार टीचिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, टीचिंग के क्या, आपका 2017 टैट का पेपर था, तो इसका प्रश्न उन्होंने दे दिया जोग सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और बाद में आयोग ने उसको गलत कर लिया। आज भी वो गूगल के कई साइट पर आपको जोग लिखा हुआ मिलेगा जो एकदम गलत है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? चित्रकूट है भैया जी, छत्तीसगढ़ में। किसमें है? छत्तीसगढ़ में है हमारा। और कौन सी नदी पर है? इंद्रावती रिवर पर है। किस पर? इंद्रावती रिवर पर है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 985 फीट चौड़ा है ये। 985 फीट क्या है? ये चौड़ा है। सबसे ज्यादा आयतन वाले की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। मुझे बताएं, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कावेरी रिवर पर है। भैया जी एक बार बताओ ना प्लीज, ये कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? एक बार बोलेंगे?
फटाफट से। और तमिलनाडु में, ये जो बच्चे इधर उधर के कमेंट कर रहे हो प्यारे बच्चे, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके हाथ से सिलेक्शन चला जाएगा। आप हमेशा मेरे दोस्त, हमेशा आप तैयारी करते रहेंगे और अंत में आप थक जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को जो सही जगह लगानी है उसको कहीं और खर्च कर रहे होते हैं। रोक दो ये फालतू के कमेंट, जो मैं याद करा रहा हूं, जो मैं नोट कर रहा हूं, दर्द दो इन उंगलियों को प्यारे बच्चे, यहां जोर पड़ना चाहिए, तब जाकर के कुछ मिलेगा तुमको। शिव समुद्रम कावेरी तमिलनाडु। जोग की बात करें प्यारे बच्चे, ये शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर कहां? कर्नाटक में। और इसी को, जोग को हम गरसोप्पा भी बोलते हैं। पहले इसको सबसे ऊंचा बोलते थे, गरसोप्पा भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखोगा। अगली बार जब क्वेश्चन पूछूंगा तो ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आंखें बंद करो, बोलो सबसे ऊंचा कुंचिकल 455 मीटर, अगर हम फीट में बात करें 1493 फीट, सिगोमा जिला आपका व्याराही नदी पर है। सबसे चौड़े की बात करें प्यारे बच्चे, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। चौड़ाई कितनी है? 985 फीट है। अगर मैं बात करता हूं आपका, हम बात करें किसकी? आयतन की दृष्टि से शिव समुद्र में, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में है। और जोग की बात करें जिसे गरसोपा या महात्मा गांधी कहते हैं, वो भी शरावती नदी पर कहां है? कर्नाटक में है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई आगे से, कोई परेशानी? चलो बोलेंगे एक बार। सिगोमा लिख दिया, अच्छा सॉरी सिमोगा आएगा, एकदम ठीक लिख रहा है एक बच्चा, सिमोगा डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, सिगोमा नहीं है, वहां नाम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होगा? सिमोगा नाम है भैया, मैंने सिगोमा लिख दिया है। सिमोगा जिला है, कौन सा है? सिमोगा जिला, सिगोमा नहीं, सिगोमा नहीं है, सिमोगा जिला है। आगे आएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्त स्थान की एक इकाई है। कुछ को पता नहीं है सिगोमा है सिमोगा है, लेकिन उन्होंने कमेंट देखा और उसको टेपने लग गए आराम से। आ जाओ भैया, चलो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्त स्थान की एक इकाई है। भैया जी मुद्रा स्फीति समझा दीजिए। भैया थ्योरी के टॉपिक तो मैं आपको क्वेश्चन लूंगा किसी दिन, मुद्रास्फीति का कल ही ले लेते हैं और फिर मुद्रास्फीति समझाता हूं। ठीक है, कोई भी सुनो, आपका कोई टॉपिक है, अभी पहले चीजों को चलने दो थोड़ा। 10 दिन की क्लास में आप जनरल बेसिक जीएस सीख जाओगे। फिर आपका कोई टॉपिक है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दिया करना वीडियो के बाद में, मैं उसका क्वेश्चन आपके सामने पेश करके वो टॉपिक समझा दिया करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्त स्थान की इकाई है। विभवांतर की क्या है प्यारे बच्चे? वोल्ट है। विद्युत धारा की क्या है? ये एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। शक्ति की प्यारे बच्चे क्या है? वॉट है। और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है? ऊर्जा को नापते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, आपके फोन की बैटरी हो गई, या फिर सेल की बात करें जो घड़ी में लगता है, कोई भी, ये किसमें होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं। अच्छा, कुछ इकाई और याद करो प्यारे बच्चे। अगर मैं इलेक्ट्रिक आपका क्या इसकी बात करते हैं? धारिता की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करते हैं, विद्युत धारिता की बात करते हैं, कैसे नापेंगे इसको प्यारे बच्चे? जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा को आप कैसे नापेंगे? जो समुद्र की गहराई है, समुद्र की गहराई है, जो डेप्थ ऑफ सी है, उसको आप कैसे नापेंगे? ठीक है, अगर मैं बात करूं साउंड को आप कैसे नापेंगे? ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे फ्रीक्वेंसी की, तो आप कैसे मेजर करोगे? और अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो आप कैसे मेजर करोगे? कैसे मेजर करोगे? बोलेंगे एक बार। ठीक है, शिव समुद्रम बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। विभवांतर होता क्या है? एक बच्चा कह रहा है, अभी आप फिजिक्स पढ़ोगे, आप जानोगे जो दो विभव है उनके बीच का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। बोलेंगे भी फटाफट से। तो विद्युत धारिता को किस में नापेंगे? फैराड में। गुप्त ऊष्मा को नापते हैं प्यारे बच्चे जूल प्रति किलोग्राम में। समुद्र की गहराई को फैदम में नापते हैं, फैदम में। अब मैं तुमसे पूछ लेता हूं, एक फैदम में कितने फीट होते हैं? आपकी क्लास में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक फैदम में कितने फीट, बताओ। ध्वनि की बात करेंगे प्यारे बच्चे, आप उसे हर्ट्ज में नाप लेंगे, सॉरी ध्वनि कह रहा हूं, हर्ट्ज में, आवृत्ति नपेगी हर्ट्ज में। ठीक है, आवृत्ति किस में नाप लेंगे? आप हर्ट्ज में नापेंगे। और ध्वनि को हम डेसिबल में नापेंगे, किसमें? डेसिबल में। और प्रतिरोध को किस में नापेंगे? ओहम में नाप लेते हैं। किसमें? ओहम में हम लोग नाप लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो एक बार।
वेरी गुड, बहुत शानदार। तो एक फैदम में कितने फीट होंगे? बहुत सारे बच्चों ने लिखा 12। भैया एक फैदम जो होता है ना, ये 6 फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं। और 6 फीट का मतलब पता है आपको कितना होता है? 2 गज होता है। कितना होता है? 2 गज। ये बराबर हैं और ये पूछे गए क्वेश्चन है सभी। यानी भैया जी 1 गज में तो 3 फीट हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा प्यारे बच्चे। यहीं से याद रख लेना, ये तो समुद्र की गहराई थी। नॉटिकल मील जो होता है ना प्यारे बच्चे, इसमें समुद्र की दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? समुद्री की दूरी मापते हैं। किसमें? नॉटिकल माइल में। और मैं आपसे पूछ लूं, एक नॉटिकल माइल में कितना होता है? तो 1852 मीटर होता है। क्या होता है? 1852 मीटर होता है। कभी नहीं भूलना प्यारे बच्चे। एक में क्या होगा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक नोट, इसको ब्लॉक करो फटाफट से, बार बार पॉलिटी की क्लास नहीं है ऐप पर। अभिषेक राज सीन हटाओ इसको। लाल मुंह वाला कोई नहीं दिखना चाहिए। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, अच्छे कमेंट लिख रहे हैं, वो दिखने चाहिए। ना पढ़ने वाला कोई नहीं हो। क्या बोलेंगे? नॉटिकल मील क्या होगा? 1852 मीटर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चे एक माइल पूछा जाता है। एक मील में कितने होते हैं? 1600 मीटर होते हैं। ठीक है, 1600 मीटर होते हैं। ठीक है। तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, जितना परिश्रम तुम कर रहे हो ना, उतना परिश्रम हम यहाँ खड़े होकर, मेरे दोस्त, ये जो गला है ना, इससे इससे जो तुम समझते हो ना, हिंदी में थूक कहते हैं जिसको, वो आना बंद हो जाता है। ठीक है। तो बहुत मन लगा के पढ़ो प्लीज, क्योंकि जो वक्त आपका चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। एक बच्चा पूछ रहा कुलाम किसका मात्रक होता है? अभी बताया था पिछली ही क्लास में, 2 क्लास पहले आप करेंगे, कि आवेश का मात्रक होता है। किसका? चार्ज का मात्रक होता है कुलाम। इसलिए क्रम से करते रहो। ठीक है भैया, आगे आएंगे। कंप्यूटिंग के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल क्या होता है? बोलेंगे भाई फटाफट से। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर होता है। तो किसी भी वेब एड्रेस का, कोई साइट है, मान के चलो आप जाते हैं, आपने सर्च किया कुछ जा करके, आप सर्च करते हैं अपने शहर का नाम, जो आपका शहर है, आपने नाम सर्च किया तो कुछ आएगा ना रिजल्ट में। तो वो वेब एड्रेस किसकी वजह से आता है? वो आता है आपका पता होता है। तो यूआरएल क्या बताता है आपको? किसी वेबसाइट का पता बताता है। ये क्या बताता है? किसी वेबसाइट का जो एड्रेस है या वेबसाइट का पता बताता है। ठीक है। कंप्यूटर से प्यारे बच्चे 3 फुल फॉर्म ऑफ हमेशा याद रखेंगे। www, बोले क्या होता है? wwwc क्या होता है? और www क्या होता है? तीनों चारों को बताएंगे। और एसएससी इन तीनों से क्वेश्चन पूछ चुकी है। खान कह रहे हैं प्यारे बच्चे कि भैया जी फ्यूरर क्या होता है? बताएंगे प्यारे बच्चे। फ्यूरर होता है आपका, हिटलर को बोलते थे द फ्यूरर। किसको? हिटलर को। फ्यूरर है हिटलर का नाम। वर्ल्ड वाइड वेव क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वाइड वेव, पूरी दुनिया में जो सूचनाओं का जाल है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेव सी, तो वर्ल्ड वाइड वेव कॉन्सोर्टियम होता है। कॉन्सोर्टियम होता है। यानी जो वर्ल्ड वाइड वेव को कंट्रोल करने वाली संस्था है, ये क्या है? ये www को कंट्रोल करने वाली एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ये है। www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म होता है। हमेशा याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई आगे। नेक्स्ट आएंगे। चलो भाई बोलो। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? प्यारे बच्चे मेरी आवाज आप लोगों के पास ठीक आ रही है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलेंगे एक बार। क्या बोलेंगे? निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? फटाफट से बोलेंगे। चलो। शिव समुद्रम भैया जी कर्नाटक में, बिल्कुल शिव समुद्रम कर्नाटक में है दोस्त, नो डाउट। बहुत बढ़िया। बोलेंगे भाई। नवीन गुरुजी का शिष्य कह रहे हैं शिव समुद्रम कर्नाटक में है गुरुदेव। बिल्कुल कर्नाटक में मेरे दोस्त, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है कोबाल्ट को, मैग्नीशियम को, तांबे को, या फिर प्लेटिनम को। तो अगर हम बात करते हैं, भैया तमिलनाडु आपने लिख दिया है। धीरज कह रहे हैं आपने तमिल बता दिया गलती से। तमिलनाडु लिखा मैंने शिव समुद्रम को, कर्नाटक में है प्यारे बच्चे। मैं देख लेता हूं एक बार।
शिव समुद्रम। रियली सॉरी, रियली सॉरी प्यारे बच्चे, क्या होगा आपका? कर्नाटक सही होगा इसका, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक होगा। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। बच्चे का नाम बताएंगे? धीरज कुशवाहा जी, टू मच थैंक यू बच्चे। देख लिया करो ध्यान से, कई बार प्यारे बच्चे अगर मुझसे कोई एरर होती है, कोई ह्यूमन एरर है, आप लोग बता देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है वो, उसके लिए रियली सॉरी। कभी भी ऐसी कोई गलती होती है, आपका सुझाव हमेशा आगे बढ़ करके स्वीकार्य है। आप लोग बताएंगे भैया यहाँ पर थोड़ा हमको एरर लग रहा है, ठीक है, आगे आएंगे। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं? देखो, क्षारीय मृदा धातु प्यारे बच्चे वो है जो हमारे शरीर में भी और मिट्टी में भी खूब पाई जाती है। किसमें? मिट्टी में। तो इनको बोलते हैं बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर। आपने पढ़ा होगा, बाप क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी, के भाई शादी करने को तैयार है लड़का। तो क्या बोलेंगे? बैरिलियम होता है प्यारे बच्चे, एक तो बैरिलियम है, एक आपका क्या कहेंगे? मैग्नीशियम है। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम है। और एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना, और कल आपको इस चीज के लिए मैं तैयार देखना चाहूंगा। कैल्शियम एक होगा, स्ट्रॉन्सियम। क्या होगा? स्ट्रॉन्सियम। और फिर BA4 क्या होता है आपका? यहां पर बेरियम। और प्यारे बच्चे RA4 आपका रेडियम हो जाएगा। कितने बच्चे बोलेंगे एकदम हमने ठीक लिखा है? होमवर्क है, कल आप परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक कितने एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं प्यारे बच्चे? आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं 1 से 30 तक। कितने तक? 1 से 30 तक आप लोगों को याद करने होंगे, सारे के सारे। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? याद है? हाँ, याद होने चाहिए। अगर नहीं है किसी को याद तो याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से आगे बढ़ जाओ। तो क्षारीय मृदा धातु क्या होता है आपका? बोलो। कोबाल्ट है क्या? तांबा, कॉपर आया क्या इसमें? प्लेटिनम आया क्या? क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आएगा। क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालमीन के नाम से भी जाना जाता है? साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन के नाम से जाना जाता है। B6 को, B12 को, B3 को, या फिर B1 को? बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। B12 को कहा जाता है साइनोकोबालमीन। ये साइनोकोबालमीन से भैया जी क्या मतलब हुआ? भैया ये रासायनिक नाम है। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे विटामिन, कुल कितने विटामिन होते हैं जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। कल आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि विटामिनों की कुल संख्या इतनी होती है। कितनी होती है? तो विटामिन हो गए, ए हो गया, बी हो गया आपका। बी में प्यारे बच्चे अगर हम बात करें कि बी ग्रुप में कौन कौन से हम लेंगे, B1 ले सकते हैं, B2 हम ले सकते हैं, B3 होगा आपका, क्या बोलेंगे? B3 हो गया, B5 हो गया हमारा, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया आपका, C बोल दो, D बोल दो, E बोल दो। ये सब क्या है आपका? ये सारे के सारे हमारे विटामिन हैं। ठीक है, अब इनके रासायनिक नाम लिख दो सबके, जिसको याद है वो सोचो। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 क्या होता है? एक दिन आपको रोग बताऊंगा इसके सारे, और विटामिन से बनने वाले सभी क्वेश्चन। अगर हम बात करें थाइमीन के बाद में B2 को हम क्या बोलेंगे? राइबोफ्लोविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन हम बोलेंगे प्यारे बच्चे, और एकदम सही हो जाएगा। B3 को हम क्या बोलेंगे? नियासिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियासिन बोलेंगे। और B5 को प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? पेंटोथोनिक एसिड बोलते हैं। पेंटोथोनिक एसिड किसका नाम है? ये B5 का नाम है। B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। और B7 को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। और इसी को कहा जाता है विटामिन एच। विटामिन एच सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। नवीन ऊपर देखा करो हमेशा, वो देखो स्क्रीन स्क्रीन सब बंद हो गया। क्या बोलोगे? बायोटीन, विटामिन एच हो गया। B9 की प्यारे बच्चे बात करें, इसको हम फॉलिक एसिड बोलेंगे। फॉलिक एसिड इसको हम बोलेंगे। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन डी की प्यारे बच्चे हम बात करें, विटामिन डी ये आपसे पूछूंगा मैं। और विटामिन ई बोलेंगे टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल होता है। विटामिन डी आप बताएंगे एक बार क्या हो जाएगा?
तो विटामिन डी क्या बोलेंगे आप, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा भैया जी, क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और एक बच्चे ने लिखा, क्या लिखा है दिखाएं जरा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। बच्चे ने लिखा है क्या आपका, बोलेंगे ऊपर गया, कैंसर वैंसर का जो बच्चा लिख रहा था कोबाल्ट में, बहुत बढ़िया, ये हम लेकर के आएंगे, ठीक है, ये हम लेकर के आएंगे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, कौन सी तीसरे फील्ड की, मतलब जिसको तीसरे क्षेत्र के अंदर हम रखेंगे, तो क्या बोलेंगे, बुनाई करना। बुनाई करना भैया, शिकार करना, तो बुनाई करना क्या हो गया, विनिर्माण हो गया, किसी चीज को तैयार करना हो गया, ये तो सेकंड में आ जाएगी आपका, ठीक है। शिकार करना आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। व्यापार करना, बिजनेस किस में जाएगा आपका, ये तीसरे क्षेत्र में जाएगा, किस में, तीसरे में जाएगा। खेती किसका है, कृषि पहले का है, ठीक है, खेती किसका है, पहले का है। सारे क्षेत्र जानते हो, एक बार बोलो यस और नो, बोलेंगे भाई फटाफट से, देख लेंगे प्यारे बच्चे, मिन्नू देख लेंगे, जरूर देखेंगे। तो क्या बोला, व्यापार करना ये तीसरी आर्थिक गतिविधि है। और कौन सी आर्थिक गतिविधि पूछ रहा है, जो तीसरे फील्ड में आए, टर्शरी सेक्टर में आए, तो वो व्यापार करना हो जाएगी। सभी क्षेत्र जानते हो, यस और नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, तो चुने भैया। जो पहला क्षेत्र है, पहले क्षेत्र में क्या आता है आपका, कृषि, यानी कि आपका कृषि हो गया, खनन हो गया, माइनिंग आप करते हैं, मछली पालन वगैरह आप कर रहे हैं, मछली पालन वगैरह का आप कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, विनिर्माण आता है, यानी कोई भी किसी भी तरह का आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो आप बिस्किट ही बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आप बिस्किट बना रहे हैं, आप वाहन बना रहे हैं, वाहन, ठीक है, आप जल आपूर्ति कर रहे हैं, आप विद्युत निर्माण कर रहे हैं, आप गैस का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है। और तीसरे में प्यारे बच्चे क्या आता है आपका, जो बैंकिंग हो गई, क्या बोलेंगे, बैंकिंग हो गई, आपका चिकित्सा हो गया, क्या हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया आपका, पर्यटन, ठीक है। और अगर हम बात करें पर्यटन के अलावा और क्या हो सकता है हमारा, इसमें परिवहन आ जाएगा, ठीक है, परिवहन आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये सब किस में जाते हैं, बीमा हो गया, ये तीसरे में चले जाएंगे। अब प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा है जिसको वस्तु क्षेत्र कहते हैं। वस्तु क्षेत्र यानी कि आइटम एरा, आइटम जो आपका एरिया बनेगा वो कौन से दो क्षेत्रों को मिलाकर के बनेगा, पहले दूसरे को, ठीक है। विटामिन के भी होता है, बिल्कुल होता है विटामिन की, किसने मना किया, विटामिन के नहीं होता है। क्या बोलेंगे, दूसरे तीसरे को मिला करके बनेगा, तीसरे आपका पहले को मिला करके बनेगा, तो क्या बोलेंगे, किसको मिला करके बनता है, तो वस्तु क्षेत्र बनता है पहले और दूसरे को मिला करके, किसको, पहले और दूसरे को। नॉन आइटम एरिया हम कौन से क्षेत्र को कहते हैं, नॉन आइटम एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, गैर वस्तु क्षेत्र हम कौन से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कहते हैं, तो वो बोलते हैं हम तीसरे को, किसको बोलते हैं, वो हमेशा हम तीसरे को बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान किसका है, अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान है फर्स्ट सेक्टर का, और सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ज्यादा योगदान किसमें, जीडीपी में, वो तीसरे का है, तीसरे का। और ये सेवा देता है, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, तो रोजगार सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र देता है, वो पहला क्षेत्र हमको देता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आएंगे प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे, प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है, प्रति बूंद अधिक फसल, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य है, या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य है, अतुल कुमार जी मेरे दोस्त लव यू टू, किसका लक्ष्य है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य है। तो आप समझ ही गए होंगे, प्रति बूंद अधिक फसल, तो बोलेंगे ये हमारा है जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये कब से लागू हुई थी, 1 जुलाई 2015 से लागू हुई, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कभी भी आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती, सॉरी 28 अगस्त को, जनवरी लिख रहा हूं, 28 अगस्त को 2014, और प्यारे बच्चे 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2015 से 16 के बीच लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण।
और ये प्रति बूंद अधिक फसल योजना, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी टैगलाइन लिख लेना प्यारे बच्चे। टैगलाइन थी इसकी, हर खेत को पानी। क्या बोलेंगे? हर खेत को पानी। ये क्या थी इसकी भैया जी? टैगलाइन थी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? बोलेंगे भाई फटाफट से, कौन है वो सितार वादक? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे कहेंगे क्या बोलेंगे? इन भारतीय संगीत दिग्गजों में सितार वादक कौन है? भीमसेन जोशी एक शास्त्रीय गायक है। क्या बोलेंगे? ये तो भैया जी एक शास्त्रीय गायक हैं। वादक का मतलब जो ताल दे, जो ढोलक बजाए कोई तुन, 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 मतलब कुछ भी तड़ 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 तड़, कुछ भी, कोई भी वाद्य यंत्र हो दुनिया का, तो ये वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं, ये शास्त्रीय गायक है। ये क्या है? ये शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है जी, रविशंकर होंगे। क्या होंगे? वो रविशंकर हैं, जो हमारे किसमें? सितार वादक के लिए जाने जाते हैं। एक है लियाकत खान। क्या बोलोगे? लियाकत खान भी क्या? सितार वादक हैं। अमजद अली खान कौन सा यंत्र बजाते हैं जी? सरोद। क्या बोलोगे? सरोद। और सरोद के लिए अली अकबर खां जी, कभी मत भूलना। क्या बोलोगे? अली अकबर खां। अल्लाह रखा खां को किसके लिए जाना जाता है? तबला के लिए। और तबला के लिए किशन महाराज और गुदई महाराज, कभी नहीं भूलेंगे। किशन महाराज और गुदई महाराज। क्या बोलेंगे? गुदई महाराज। नेक्स्ट है पारंपरिक त्योहार पावलकूट। क्या बोलेंगे? पावलकूट भारत के किस राज्य में संबंधित है? पावलकूट बोले भाई। मिजोरम से है, गोवा, मेघालय या सिक्किम? सही उत्तर होगा मिजोरम। कुट का मतलब क्या होता है मिजोरम में? बोलेंगे भाई। मिजोरम में कुट का मतलब होता है फेस्टिवल। कहां पर? मिजोरम में। तो याद रख लेना, जोर से कूट देना है। जोर से क्या कर देना है? कूट देना है। तो इसी पावलकूट को हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, और शॉर्ट में इसको स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस त्योहार को स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो मिजोरम के अगर हम बोले, मीम कूट हो गया जिसमें कूट आए, चाप चार कूट हो गया। क्या बोलेंगे? चाप चार कूट हो गया। ये कहाँ के हैं? ये आपका मिजोरम के हैं। और गोवा के क्या बोलेंगे? बॉन्ड्रम है। क्या बोलेंगे? बॉन्ड्रम है। और प्यारे बच्चे आपका सिग्मो फेस्टिवल। क्या बोलेंगे? सिग्मो। ये हमेशा याद रख लेना, और हमेशा नहीं बताऊंगा आपको। मेघालय का क्या होगा? वंगाला फेस्टिवल होगा। और प्यारे बच्चे कापोम्ब बंग लंग होगा। कापोंग बंग लंग होगा। और प्यारे बच्चे सिक्किम की अगर हम बात करते हैं, सागा दावा फेस्टिवल। क्या बोलेंगे? सागा दावा फेस्टिवल। और लूसोंग। ठीक है, देख लेना ध्यान से, लसोंग मत बोलना, लासोंग नहीं, लूसोंग। क्या बोलेंगे? लूसोंग होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट है त्योहार। क्या, मुझे एक बात और बता दो, क्या ये त्योहार शब्द सही लिखा हुआ है? यस और नो? फटाफट से बताएंगे। बोलेंगे भाई विकास सागर जी, मेरे दोस्त, टू मच लव यू। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? नो नो नो, होशियार हो बेटा। आगे आएंगे। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू हैं जी। क्या? तो मैंने आपको बता दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कभी नहीं भूलना है। राजेंद्र प्रसाद जी की रचना की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया डिवाइडेड। क्या बोलेंगे? इंडिया डिवाइडेड किसकी है प्यारे बच्चे? ये राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, और साथ में इन्होंने लिखी द यूनिटी ऑफ इंडिया। द यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो यही है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो प्यारे बच्चे नेहरू जी ने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किस जेल के अंदर लिखी थी इन्होंने? बोले जरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल के अंदर इन्होंने लिखी थी? बता पाएंगे? तो ये कहां बंद थे उस समय? अहमदनगर जेल में। कहां थे? अहमदनगर जेल के अंदर इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, और अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, पटेल जी की बात। ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स किसकी बुक है? ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स, ये हमारी बुक है प्यारे बच्चे। क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। अब बात आते हैं प्यारे बच्चे, महात्मा गांधी जी ने लिखी द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और इनकी रचनाओं में हम बात करें, सत्य के साथ मेरे प्रियो। क्या बोलेंगे?
सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इन्होंने लिखी। इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन होम रूल मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, मैंने आपको बताया भी था कि इसके लिए हम कुछ और समझ लेते हैं। माई लाइफ इज माई मैसेज, माई लाइफ इज माई मैसेज, ये किसकी पुस्तक है? ये गांधी जी की बुक है, ठीक है। यंग इंडिया किसकी बुक है? क्या बोलेंगे? यंग इंडिया। और साथ में आपका प्यारे बच्चे हिंद स्वराज, क्या कहेंगे? हिंद स्वराज किसकी बुक है? ये गांधी जी की बुक है। किसकी? गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईएमएफ का सही पूर्ण रूप कौन सा है? जो आईएमएफ एक संस्था है, इसका पूरा नाम क्या है? बोलेंगे भाई फटाफट से, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? बोलेंगे एक बार। तो इंडियन मनी फेडरेशन है, या इंटरनेशनल मनी फेडरेशन है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है? तो क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। और प्यारे बच्चे जिसकी स्थापना 1944 में, लेकिन याद रख लेना कार्य शुरू किया इसने कब से? कार्य जो इसने शुरू किया है वो 27 दिसंबर 1945 से शुरू किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें आईएमएफ की, इसका हेडक्वार्टर आप मुझे एक बार बताएं जो बच्चे जानते हो। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? क्या बोलेंगे? इसमें सदस्य देश कितने हैं? एक बार सारे बच्चे बताएंगे। तो हेडक्वार्टर क्या बोलेंगे भैया जी? वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी में, डीसी का क्या मतलब है? क्या बोलेंगे? वॉशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबस ने खोज की थी ना अमेरिका की, तो उसी के सम्मान में इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोला गया। सदस्य देश हैं इसमें 190, और 190वां देश है अंडोरा। क्या बोलेंगे? अंडोरा है। क्या बोलेंगे? अंडोरा है। कभी भी आपसे पूछे आईएमएफ की मुद्रा कौन सी है, तो आईएमएफ की मुद्रा प्यारे बच्चे हमारी है कौन सी? एसडीआर। क्या बोलेंगे? एसडीआर। और एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है एसडीआर का पूरा नाम क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका पूरा नाम है, यानी कि विशेष आहरण अधिकार इसको हम बोलते हैं, विशेष आहरण अधिकार इसको हम कहते हैं। ये भैया जी क्या बता रहे हो आप हमें? और ये इतना पूछा गया क्वेश्चन है। एसडीआर, एसडीआर का मतलब है कि दुनिया में जो लेन देन जिन मुद्राओं में होता है उनको एसडीआर में रखा जाता है। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, एसडीआर को कब अपनाया गया? 1969। एक तो ये याद रख लेना, कब अपनाया है? 1969 में अपनाया है। और इसमें आता क्या क्या है? यूएस डॉलर आता है, यूएस डॉलर, यूरो इसमें आता है यूरोप का, और प्यारे बच्चे रमिनबी यानी कि आपका चाइना की मुद्रा आती है, और येन जापान की, और पाउंड जो स्टर्लिंग है ये आता है। तो कितनी है? 5 हैं, यूएस डॉलर, रेमिनबी, येन और पाउंड। तो मैं बोलूं एसडीआर, एसडीआर में कितनी मुद्राएं हैं? फटाफट से बोलेंगे। और इसी को कहा जाता है मुद्राओं की एक, क्या प्यारे बच्चे, इकट्ठी एक बास्केट है, ये टोकरी है, ठीक है। क्या बोलेंगे? इतनी बात समझ गए। एसडीआर कितनी मुद्राएं इसमें? 5 है। अगर आपसे पूछे गोल्डन पेपर के नाम से किसको जाना जाता है, गोल्डन पेपर किस मुद्रा को कहते हैं, तो वो आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर। क्या बोलेंगे? गोल्डन पेपर। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, तो बोलेंगे पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता में दिया जाता है। 1917 में प्यारे बच्चे ये पुलित्जर नाम के ही व्यक्ति थे जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये दिया जाता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये दो ही बनते हैं, पुलित्जर 1917, क्षेत्र कौन सा? जर्नलिज्म। लेकिन किस भारतीय को सबसे पहले मिला? 1937 में गोविंद बिहारी लाल। क्या बोलेंगे? गोविंद बिहारी लाल ये पहले भारतीय हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना। ये कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता। लेकिन अभी चर्चा में आए 2022 में जो इंडियंस थे वो कौन कौन हैं? 2022 में जीतने वाले कौन कौन थे? एक तो प्यारे बच्चे दानिश सिद्दीकी हैं, याद रख लेना आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, दानिश सिद्दीकी हैं आपका। और प्यारे बच्चे अदनान आबिदी हैं। क्या बोलोगे? अदनान नाम याद रखें। सना इरशाद मट्टू थे, सना इरशाद नाम याद रखें।
और साथ में अमित दवे हैं। कौन है? अमित दवे हैं। इस बार इन चारों को मिला है। साथ में कौन है? अमित दवे हैं। बोलो एक बार 2022 के 4 भारतीयों में किस किस का नाम आप लेंगे? एक तो दानिश सिद्दीकी हो गए, अदनान हो गए, सना इरशाद और अमित दवे आप कहेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे आएंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपने रिक्त स्थान मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक बनाया था। जिन्होंने आज दोपहर 12 बजे की स्टैटिक जीके की क्लास की होगी वो 1 सेकंड लगाएंगे इसका उत्तर देने में। बोले भैया कौन से मैच में? और मुझे पता है तुम मौजूद रहे होगे। 76 बता रहे हैं कुछ बच्चे, तो गलत है। 78वें मैच में सचिन ने अपना शतक बनाया प्यारे बच्चे। कब बनाया सचिन ने? आपका 78वें मैच में। ये कौन बताएगा कि किसके खिलाफ बनाया था पहला शतक? यानी सचिन तेंदुलकर 1989 में खेलने आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ठीक है, पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई 78वें मैच में, यानी कि 1994 में। और प्यारे बच्चे ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। किसके? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। खेल 1989 से रहे थे। और आज तारीख कितनी है? 15 नवंबर। आज ही का दिन था प्यारे बच्चे जब तेंदुलकर अपना बैट लेकर के चले। क्या लेकर के चले? अपना बैट लेकर के 1989 में टेस्ट में चले थे। ठीक है, और दिसंबर में इसी साल इन्होंने वनडे खेलना शुरू किया था। सचिन के नाम से जो रिकॉर्ड पूछे जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी के नाम से, तो याद रख लेना जो इनका पहला पहला टेस्ट 100 है, जो पहला टेस्ट शतक है इनका, वो प्यारे बच्चे किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ है 1990 में। ठीक है, और इनका जो 100वां शतक है ये भी याद रखेंगे। 100वां शतक इन्होंने बनाया था आपका 2012 में। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। टोटल शतक कितने हैं इनके? टोटल थी इनकी 100 सेंचुरी। 51 तो टेस्ट में इन्होंने शतक मारे, टेस्ट 100, और 49 किसमें? ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में इनके 100 थे। ठीक है, कुल मैच कितने खेले हैं सचिन तेंदुलकर ने? कुल मैच हैं आपके 463। क्या बोलेंगे? 463। ये भी वनडे इंटरनेशनल में। और 200 खेले हैं टेस्ट। क्या खेलेंगे? 200 टेस्ट मैच ये क्या करे थे? खेले थे। तो सबसे ज्यादा मैच है इनके खेले गए। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एसएससी ने ना पूछा हो। यह भी एसएससी जेई का ही क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखे हैं एक एक। क्रिकेट के मैं आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। क्या बोलेंगे? श्रीलंका करेगा। 2022 में प्यारे बच्चे कहां पर हुआ? फटाफट से बताएंगे। तो आप कहेंगे 2022 जिसका विनर कौन है? इंडिया रहा है अंडर 19 का। अंडर 19 याद है सबसे पहला मोहम्मद कैफ की कप्तानी में हमने जीता था। क्या बोलेंगे? मोहम्मद कैफ की कप्तानी में सन 2000 में। तो 2022 में इंडिया विनर रहा है। कहां पर हुआ प्यारे बच्चे? इंडिया लिख रहे हैं, मैं आपसे वेन्यू पूछ रहा हूं। वेन्यू बताएंगे। होमवर्क है आपका कि 2022 का जो अंडर 19 टूर्नामेंट है क्रिकेट का, ये कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन भी देंगे। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? किस शहर से वंदे भारत? और कौन से शहर से दिखाई गई है? ये वंदे भारत दिखाई गई है आपका बंगलुरु से। और ये 5वीं वंदे भारत होगी। क्या होगी? ये 5वीं वंदे भारत होगी। इससे पहले 4 वंदे भारत चल रही हैं। कौन सी है ये? 5वीं होगी। एक चल रही है आपकी नई दिल्ली से। कहां से? एक चल रही है हमारी नई दिल्ली से वाराणसी। वो नई दिल्ली से कहाँ जाती है? वाराणसी जाती है। और दूसरी प्यारे बच्चे नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटरा में जाती है। कटरा, कटरा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और वाराणसी कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तीसरी हमारी चलती है गुजरात के गांधीनगर से लेकर के कहाँ तक? आपका मुंबई के, आपका मुंबई सेंट्रल तक। कहाँ तक जाती है? सेंट्रल मुंबई तक जाती है। और प्यारे बच्चे चौथी कहाँ तक जाती है आपकी? नई दिल्ली से ऊना तक जाती है। कहाँ तक जाती है? नई दिल्ली से ऊना। ऊना कहाँ है भैया? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसके लिए जो स्टेशन बनाया गया है हरी झंडी के लिए, कौन सा स्टेशन था ये? तो क्रांतिवीर संगोली, याद रख लेना। क्या बोलेंगे? क्रांतिवीर संगोली रायन्ना। क्या बोलेंगे? क्रांतिवीर संगोली रायन्ना, जो
आपका रेलवे स्टेशन था जिस पर इसको क्या दिखाई गई, हरी झंडी दिखाई गई। 480 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे आज की इस क्लास में आपको काफी कुछ कलेक्शन बहुत अच्छे क्वेश्चन का मिला होगा। जो बच्चे इस कलेक्शन से जुड़े रहेंगे, अपने आप को मजबूत बनाते रहेंगे, उनका एक विशेष प्रदर्शन परीक्षा में होगा। लेकिन कभी भी इसको रिवाइज करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से मेहनत करते रहे। आगे आने वाले ये 2 महीने में से समय घटता जा रहा है। आपका समय अगर कहीं भी खर्च होता है, आपको लगता है कि आपको आपकी सफलता से दूर करेगा, आप उससे खुद को बचा के रखें। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।